इस वीडियो के साथ हम लोग जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम लोगों ने पेपर शुरू किया है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका हम लोग इस समय पार्ट ए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पार्ट ए का मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जो पहला यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, इसके हम लोग कुछ लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जो लोग पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, जो इसका लेक्चर देखना चाहते हैं, जो हम लोग कवर कर चुके हैं, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। फिजिक्स अफेयर्स जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे आपको बाकी सारे प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे इस पेपर से और इसके टॉपिक से संबंधित। आज के इस टॉपिक में मेनली हम लोग इस यूनिट फर्स्ट का जो वेक्टर अलजेब्रा है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है वो यहाँ आपके इसमें मेंशन है वेक्टर प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि दो सदिशों का गुणन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, वेज प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट उसको ब्रेक करके दिया हुआ है, पर हम उसको एक शब्दों में मैं बोल रहा हूं, हमें दो सदिशों का गुणन पढ़ना है। देखिए, इससे पहले हम लोग वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। तो जरा यहां से आप लोग 2 मिनट बस ध्यान दीजिए बेसिक पे। जैसे मान लीजिए हमें अदिशों को जोड़ना है। तो मान लीजिए 2 केजी का पिंड है और उसी पे 4 केजी का एक और पिंड रखा है, तो टोटल वेट कितना हो गया? ये हो गया 6 केजी। तो यहाँ पे जब किसी अदिश राशि को जोड़ना होता है तो हम सिंपली उसको जोड़ देते हैं, नॉर्मल जो गणित होता है। इसमें हमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो अदिश राशि होती है। तो अदिशों के जोड़ में कोई समस्या नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर यही सदिश हो, जैसे मान लीजिए किसी पिंड पे मान लीजिए इस दिशा में 2 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पे इस लंबवत दिशा में इसके मान लीजिए 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब ऐसे में चूंकि बल सदिश राशि होती है तो अब आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस पिंड पे टोटल 4 + 2 यानी 6 न्यूटन का बल लग रहा है, गलत हो जाएगा। फिर उसको कैसे जोड़ेंगे? फिर हम लोग इसके परिमाण के साथ इसका दिशा का भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि इन दोनों का परिणामी जो निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, a² + b² + ट्वाइस a × b × यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा। a का मान 2 न्यूटन रख दीजिए, b का मान 4 न्यूटन और दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है। कहने का मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सीधे नहीं जोड़ सकते केवल नॉर्मल अलजेब्रा से। आपको इसमें डायरेक्शन ज्योमेट्री का भी ध्यान देना होगा। जैसे यही पिंड है, इस पिंड पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन बल लग रहा है, फिर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन। तो नेट में इसके ऊपर बल आप देखेंगे तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि 2 न्यूटन 4 न्यूटन सीधे जोड़ दे 6 न्यूटन लग रहा है। नहीं, ये गलत है। आप जान रहे हैं कि सदिश राशियों को जोड़ने में डायरेक्शन का भी ध्यान देना होगा। 4 न्यूटन और 2 न्यूटन ये लग रहे हैं विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे नेट में जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे। कहने का मतलब हमने 2 अदिशों का यहाँ पे योग देखा, 2 सदिशों का योग देखा और 2 सदिशों का घटाना भी देखा। अब हमें पढ़ना है 2 सदिशों का गुणा कैसे होगा, 2 सदिशों का गुणन। तो अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी 2 सदिशों का गुणा करने पे, मान लीजिए एक सदिश a है, दूसरा सदिश क्या है? b है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ अदिश का गुणन आपको नहीं पढ़ना है। अदिश के गुणा में कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए 4 केजी है और 2 केजी बल है, 2 केजी मान लीजिए द्रव्यमान है, या 4 और 2 कोई जनरल नंबर है, अदिश है, इनका हमें गुणा करना है। तो 4 दूना 8, सीधे 8 आ गया, गुणा करके खाली हो जाइए। लेकिन 2 सदिशों का गुणा डायरेक्ट नहीं होगा। 2 सदिशों का जब आपस में गुणा करना होता है तो फिजिक्स में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी 2 सदिशों का गुणा करने पे जो है वो अदिश आ जाता है। अदिश यानी स्केलर आ जाता है, स्केलर आता है। और कभी कभी 2 सदिशों का गुणा करने पे वेक्टर भी आता है, सदिश आता है। यानी यहाँ पे देखिए एक ही चीज में समस्या आ गई कि आप 2 सदिश को पकड़िए a और b और इनका गुणा करिए। तो कभी कभी ऐसा पाया गया है कि 2 सदिशों का गुणा करने पे अदिश भी आ जाता है और कभी कभी 2 सदिशों का गुणा करने पे सदिश भी आ जाता है। इसका मतलब सदिशों का गुणा 2 रास्ते से होगा, 2 तरीके से होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 2 सदिशों का अदिश गुणन और 2 सदिशों का सदिश गुणन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कैसा, ऐसे कैसे होता है? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कार्य जो होता है वो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल और गुणे विस्थापन के लिए चलिए मैं r ले रहा हूं, F.r। तो यहां पे देखिए जरा एक बात ध्यान दीजिए, बल क्या है? सदिश राशि है
और विस्थापन भी तो सदिश राशि होती है। तो इन दोनों सदिश राशियों का जब गुणा करते हैं तो आपको पता है जो कार्य आता है वो कार्य तो अदिश होता है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पे दो सदिशों का गुणा करने पे जो तीसरी राशि आ रही है कार्य, वो तो अदिश है। इसका मतलब दो सदिशों का गुणा करने पे यहां पे क्या आ रहा है? अदिश आ रहा है। कार्य आप जानते हैं पहले से ये अदिश राशि होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि यहां बल फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आर भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे दो वेक्टर क्वांटिटी यानी दो सदिशों का गुणा करने पे जो कार्य आ रहा है वो अदिश आ रहा है। तो अब आप सोच रहे हैं ऐसा भी कोई एग्जांपल है जिसमें दो सदिशों का गुणा करने पे सदिश आए? बिल्कुल है। मैं सेम आपको ले रहा हूं एग्जांपल, मतलब उसमें भी बल और विस्थापन ही होता है, बल और दूरी। तो यहां पे आप लोग एक क्वांटिटी सुने होंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणे दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी का यहां पे लिया जाता है। तो ये क्या होता है? बल आघूर्ण। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पे एक बल इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है, और दोनों बलों का जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की दूरी मैं आर ले रहा हूं। तो जो बल आघूर्ण पैदा होगा टाउ होगा वो क्या होता है? बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो उसको यहां भी तो बल गुणे यहां पे दूरी, यानी मतलब आप सोचिए बल जो है, बल का मात्रक न्यूटन, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, यहां पे बल का मात्रक न्यूटन, यहां पे दोनों के बीच की दूरी लंबवत दूरी इसका भी मात्रक मीटर, यानी दोनों का डायमेंशन तो सेम आने वाला है ना। तो यहां पे देखा जाए यहां पे भी बल सदिश राशि है और यहां पे भी जो ये आर लिया जाता है, जो दूरी लिया जाता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ही बोलिए, दूरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी सदिश होता है। तो यहां पे दोनों सदिशों का गुणा करने पे आपको क्या मिल रहा है? बल आघूर्ण टॉर्क मिल रहा है। तो टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, यानी एक जगह बल और दूरी या विस्थापन का गुणा करने पे आपको कार्य मिल रहा है जो कि सदिश है, और वहीं दूसरी जगह पे बल और दूरी या यूं कहिए विस्थापन, ज्यादा कहना सही है, हालांकि ये इसमें आपको विस्थापन भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, दोनों बलों की लंबवत दूरी होती है, वो सदिश है। यहाँ पे वो करने पे, गुणा करने पे आपको बल आघूर्ण मिल रहा है और बल आघूर्ण सदिश होता है। तो इसका मतलब दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश भी आ सकता है और दो सदिशों का गुणा करने पे सदिश भी आ सकता है। समझ में आया? जबकि दो सदिशों को आप जोड़ेंगे तो हमेशा सदिश आएगा, दो सदिशों का आप हमेशा घटाएंगे तो भी सदिश आएगा। लेकिन यहां पे दो सदिशों का गुणा करने पे सदिश भी आ सकता है और अदिश भी आ सकता है। तो इसीलिए आपका यहां पे देखिए जो टॉपिक दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहां पे दो सदिशों का जो गुणन है वो दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। क्यों किया जाता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि दो सदिशों का गुणा करने पे सदिश भी आ सकता है और अदिश भी। तो मान लीजिए हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए दो सदिशों का गुणा करने पे स्केलर प्रोडक्ट आएगा, उसको डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन कहेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट अगर आता है, सदिश आता है, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। असल में ये कन्वेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने जब देखा होगा W, तो मैंने क्या लिखा था? F डॉट यहाँ पे R लिखा था, F डॉट R। ये अदिश गुणन में ये इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी दो सदिशों का गुणा करने पे अगर अदिश आ गया तो उसके बीच में डॉट लगाते हैं। अगर वही दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश आ गया तो उनके बीच में क्रॉस लगाते हैं और उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे क्या लगाएंगे? W इक्वल टू F डॉट क्या लगाएंगे? R। ठीक है, दोनों में क्या है कि ये गुणा करने पे ये अदिश आएगा और यहाँ पे ये गुणा करने पे सदिश आएगा। तो जब अदिश गुणन आता है तो बीच में गुणा जो करते हैं उसमें डॉट लगाते हैं, सदिश आता है तो बीच में जो गुणा करते हैं उसके लिए क्रॉस लगाते हैं। ठीक है ना? पर हम अभी इसका बेसिक थ्योरी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो सदिशों का अदिश गुणन। तो मान लीजिए दो सदिश है, एक सदिश यहाँ पे A वेक्टर है और दूसरा सदिश क्या है? B वेक्टर है, और दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है इफ A एंड B वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, then the scalar product या dot product of A and B is defined as A dot B is equal to mod of A mod of B into cos theta। अब यहाँ पे mod of A यानी A वेक्टर हटा दीजिए, A into B into cos theta। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये देखिए ये स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ये अदिश होगा। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसकी ज्यामितीय व्याख्या देखते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी। तो वही डायग्राम मैंने थोड़ा और अच्छे से बनाया है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है यहाँ पे देखिए ओ बी वेक्टर, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बी वेक्टर। अब एक काम करिए, इस बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर पे आप यहाँ पे लंब बनाइए, तो ये एन पे काटेगा। तो ये ओ से लेके एन तक की जो दूरी है जो आएगी बी कॉस थीटा, इसमें आप कॉस थीटा लगा दीजिए इस ट्रायंगल में। ये जो ओ एन है वो बोला जाएगा बी वेक्टर का प्रोजेक्शन। समझिएगा यहाँ पे एक नया चीज आ रहा है, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। तो ये बी वेक्टर जो है, इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर पे जो प्रक्षेप, जो प्रोजेक्शन है, वो केवल ओ से लेके एन तक का है। और उस ओ एन को हम लोग क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब आप ऐसा समझिए कि ये जो बी वेक्टर है इसके बिल्कुल सिर पे अगर मैं एक टॉर्च जला दूं, या यूं मानिए कि इसके सिर पे सूरज चमक रहा है, बी वेक्टर के एकदम सिर पे एकदम लंबवत सूरज चमक रहा है, तो उसके रोशनी में इस बी वेक्टर का जो छाया बनेगा इस ए वेक्टर के ऊपर, वही बोला जाएगा कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए वेक्टर पे। और वो कितना आएगा, बी कॉस थीटा। अगर किसी दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे हमेशा वो कॉस थीटा आता है। जैसे अगर ए का प्रोजेक्शन आप बी पे निकालेंगे तो आप सूरज को आपको किसके सर पे चमकाना होगा, ए वेक्टर पे। तो इस ए वेक्टर का जो यहां पे ए वेक्टर का जो छाया बी वेक्टर पे बनेगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी के ऊपर। पर यहां पे चूंकि हम लोग यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बी वेक्टर मतलब हम लोग बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा, बी कॉस थीटा। ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ। अच्छा एक आपको और हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये बी वेक्टर इस ए पे लंबवत है, लंबवत है, तो इनके बीच का थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा अब एक बात सोचिए, इसके सर पे यहां पे सूरज चमक रहा हो तो इसकी छाया इस ए पे बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं दिखाई देगी। अगर आपके सिर के एकदम बिल्कुल ऊपर अगर सूर्य चमक रहा हो तो आपका छाया आपको दिखाई देगा ग्राउंड पे, नहीं दिखाई देगा, आपका छाया बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा, ये थीटा 90 रख देंगे तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो इस बी का प्रोजेक्शन ए पे कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आया। अब प्रोजेक्शन का मतलब, प्रोजेक्शन प्रक्षेप का मतलब जिस भी सदिश का आपका प्रक्षेप निकालना है किसी दूसरे पे, तो जिसका निकालना है ठीक उसके सिर पे मान लीजिए सूरज चमक रहा है और उसका छाया कितना बड़ा बनेगा वो निकाल लीजिए। तो अगर सूरज इसके सिर पे चमक रहा है तो इस बी का छाया ए पे इतना ही बनेगा ना, ओ एन। और उसको कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर जिसका छाया निकालना है वो इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा उन दोनों के बीच में कोण है, क्योंकि दो वेक्टर होंगे तभी प्रोजेक्शन निकलेगा। ठीक है, वो 90 डिग्री वाले से आप समझ गए होंगे कि प्रोजेक्शन छाया क्या होता है। ये प्रक्षेप होगा, इसकी असल में यहां पे जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग फिर से अपने बेसिक चीजों पे आ जाइए, हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए ठीक है, ओ ए बराबर ए वेक्टर है, ओ बी बराबर बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या आ गया, कॉस थीटा। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद देखिए ए वेक्टर मॉड, तो ए वेक्टर यहाँ ओ से लेके ए तक पूरा है ना, तो इसको लिख दीजिए आप लोग ओ ए, वेक्टर मत लगाइएगा परिमाण में, इधर ये दोनों परिमाण, तो ओ ए इंटू बी वेक्टर का परिमाण ओ बी इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाइए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी ओ एन बटे ओ बी, लगा दीजिए ओ एन बटे ओ बी। देखिए ये लिख दिया, तो ओ बी से ओ बी कट जाएगा और ये बचा क्या, ये ए डॉट बी वेक्टर बराबर बचा ओ ए इंटू ओ एन। अब देखिए यहां पे आ जाइए, ओ ए क्या है, ये डायग्राम भी देखिए, ओ से ए क्या है, पहला वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर ए। ओ एन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, यानी बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप है। तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो सदिश का ए डॉट बी, वो क्या बताता है, वो बताता है किसी एक सदिश की लंबाई गुणे दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप की लंबाई का गुणन ही दोनों के बीच में अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट बताता है। फिर से बता रहा हूं, दो सदिश ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो बाई ज्योमेट्री क्या बताता है, किसी एक सदिश की लंबाई पकड़िए गुणे दूसरे सदिश का पहले पे प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप निकालिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, वही होता है डॉट प्रोडक्ट, जो यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है।
सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अतः दो सदिशों का अदिश गुणन किसी एक सदिश की लंबाई तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में प्रक्षेप का गुणनफल के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाता चाहता हूं, थोड़ा टॉपिक इसमें ज्यादा है, तो चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, उसका गुण पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या है कि जो अदिश गुणन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी उनका आप जो है क्रम चेंज कर देंगे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ करना है, निकाल लीजिए। ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी ये दोनों अदिश हैं, तो अदिश का जो है आप क्रम चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा, क्रम चेंज कर दीजिए तो बी पहले आ गया, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। कोई मतलब बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा इस वाले में समझना है, इसमें हम लोग अच्छे समझेंगे। ये क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो पालन करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जो अदिश गुणन है वो वितरण नियम का पालन करता है। तो देखिए वितरण नियम क्या है? ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी, देखिए मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ क्या होगा? ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए का वितरण करिए ए डॉट बी, फिर ए का गुणा करिए ए डॉट सी पे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? ठीक है, यहाँ आप सही कर लीजिएगा, गलत मैंने लिख दिया है। तो ये हो गया वितरण नियम। तो एक काम करिए, इसका डायग्राम बनाइए। तीन सदिश चाहिए, तो पहला सदिश ये ओ से ए बी वेक्टर है, दूसरा सदिश ओ से बी वेक्टर है, और तीसरा सदिश ये बी से सी वेक्टर है। तीनों सदिश आपको दिखाई दिया? बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये पहले ओ बी का प्रोजेक्शन निकालिए ओ ए पर, तो कितना आएगा? यहाँ पे बी के सिर पे आप सूरज बना दीजिए, तो इसका छाया कितना बनेगा? ओपी। यानी ओपी क्या है? ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है, किसके अलोंग? ए के अलोंग। सी का प्रोजेक्शन निकालिए, तो सी के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे सूरज बना दीजिए, तो इसकी छाया जो बनेगी वो सीधे लंबवत यहाँ पे हेड और टेल को मिला दीजिए। तो पी से लेके क्यू तक, पी से क्यू तक का किसका प्रोजेक्शन है? सी का प्रोजेक्शन है, किस पे? ए वेक्टर पे। तो ये बन गया। अब यहाँ पे बी प्लस सी भी चूंकि इसमें है, तो हमें बी प्लस सी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर त्रिभुज की पहली भुजा, ये सी वेक्टर दूसरी भुजा, तो दोनों का योग त्रिभुज के तीसरी भुजा, ये बी प्लस सी से प्रदर्शित होगा। समझ में आया? तो ये डॉटेड लाइन वाला, ये वाला लाइन बी प्लस सी बता रहा है। अब चलिए यहाँ पे डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग ये दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले ए डॉट बी निकालिए। तो ए डॉट बी क्या बताता है? एक वेक्टर की लंबाई गुणे दूसरे का प्रोजेक्शन, यानी बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग। तो अभी मैंने बताया बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग कितना है? ओपी है। तो चलिए ये ए डॉट बी बराबर ए इंटू ओपी आ गया, समीकरण नंबर 1। अब इसका जो है राइट हैंड साइड का ये वाला पार्ट लीजिए, ए डॉट सी। ए डॉट सी क्या बताएगा? पहले सदिश की लंबाई गुणे दूसरे सदिश का पहले के दिशा में प्रोजेक्शन, यानी सी का प्रक्षेप किस पे? ए पर। तो सी का प्रक्षेप ए पर कितना बन रहा है? पी क्यू बन रहा है, लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? ए डॉट सी बराबर क्या आ गया? ए इंटू पी क्यू, समीकरण नंबर 2। ये आरएचएस हो गया। चलिए एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस है ए डॉट बी प्लस सी। तो पहले काम करिए, यहां पे देखिए, ये देखिए ए डॉट बी प्लस सी, तो ये पूरे को एक मान लीजिए, यानी इसको आप लोग ज्योमेट्री से व्याख्या करेंगे तो क्या बोलेगा? ये पहले सदिश ए की लंबाई प्लस दूसरा सदिश ब्रैकेट में क्या है? बी प्लस सी का प्रोजेक्शन किसके अलाउंग? ए के अलाउंग। तो ये देखिए ये है बी प्लस सी, तो इसका प्रोजेक्शन आप ए के अलाउंग बनाएंगे तो कितना आएगा? ओ क्यू आएगा। कितना आएगा? ओ क्यू। तो लिख दीजिए पहला सद ए इंटू ओ क्यू। ओ क्यू को दो भागों में तोड़ दीजिए, ओपी प्लस पी क्यू, तो ये हो गया ओपी प्लस पी क्यू। अब यहाँ पे ए का गुणा कर दीजिए, ये सी रहेगा। यहाँ पे ए का गुणा कर दीजिए इसमें, तो ए इंटू ओपी प्लस ए इंटू पी क्यू। अब इसको मानिए समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1, 2, 3 ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा ये बराबर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी ये ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट क्या आएगा? सी आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इसका प्रूफ। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ।
तो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर अदिश गुणन निकाला जाए तो क्या आएगा, देखिए कोई सदिश है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों सदिश सेम है तो उनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। अरे भाई ये ए वेक्टर है, अब इसी के साथ गुणा करना है तो एक इसी का मान लीजिए हम शकल भी है इसी के ऊपर, तो ए डॉट ए यानी दोनों के बीच का कोण जब 0 है तो cos 0 का मान 1 आएगा, यानी ए डॉट ए बराबर क्या आएगा, ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, अदिश फॉर्म में। ठीक है, दूसरा, अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ रहा है तो इसके 3 मतलब होते हैं। अब इसको एक्सपेंड करिए जरा, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बराबर 0। तो अब दो चीज हुआ, या तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों 0 हो तब ए डॉट बी 0 आएगा, नहीं तो तीसरा सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा 0 हो। कॉस थीटा अगर 0 होगा तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी आपको यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिला कि अगर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच में, तो हमेशा इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे ए डॉट बी तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, या इसका उल्टा, अगर दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब यहां पे जल्दी से यूनिट वेक्टर्स जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, उनके बीच में जल्दी से देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है तो इसके दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। ये वाई अक्ष है तो इसके दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप, और ये जेड एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप। तो एक चीज आप लोगों को पता चल गया कि आई कैप जे कैप के कैप के बीच में परस्पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अब अगर आप आई कैप डॉट आई कैप निकालते हैं, या जे कैप डॉट जे कैप निकालते हैं, या के कैप डॉट के कैप निकालते हैं, तो उसी सदिश का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट का केस बन जाएगा। तो ये तो आप लोग जानते हैं, तब कोण 0 लेंगे तो आई ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तीनों केस में डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। तो किसी सदिश का उसी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ये 1 वाला केस बन गया। यहाँ पे चूंकि इसका जो मॉड होता है, यूनिट वेक्टर का परिमाण होता है, वो 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर ये 1 ही आएगा। अब सवाल उठता है कि अगर बदल जाए तो क्या होगा, जैसे यहां पे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई निकाला जाए तो आप जान रहे हैं कि आई जे के बीच में 90, जे के बीच में 90 और के आई के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो ऐसे में cos 90 0 हो जाएगा, तो हमेशा इस केस में जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में। अब जल्दी से बस ये अंत होने वाला है, बस यहीं तक देखना है। ये जल्दी से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हमने इतना पढ़ा, इसका फिजिक्स में क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है या इसका क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी आपको शुरू में ही बता चुका हूं। जैसे कार्य निकालने में, मान लीजिए कोई पिंड है, इस पिंड पे बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन ए से बी इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच में बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है, थीटा। तो कुछ करना ही नहीं है, कार्य निकालना है तो एफ डॉट ए बी निकाल लीजिए। अगर आप इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वर्क डन बराबर क्या होगा, एक वेक्टर की पूरी लंबाई ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट ए बी, और दूसरा वेक्टर एफ का जो है वो क्या ले लीजिए, प्रोजेक्शन ले लीजिए किसके अलोंग, ए बी के अलोंग। तो एफ का प्रोजेक्शन ए बी के अलोंग इतना ही आएगा ना, एफ कॉस थीटा। तो ये एफ मतलब ये देखिए, यहां पे देखिए पहला वेक्टर आपका यहाँ पे क्या है, ए बी है ना, ये ए से बी तक विस्थापित हुआ, तो पहला वेक्टर ए बी का पूरा लंबाई ले लीजिए इनटू दूसरा वेक्टर जो एफ है इसका आपका प्रोजेक्शन प्रक्षेप किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, तो वो केवल इतना ही आएगा, और इतना क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो बस ये बन गया एफ इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट ए बी। यानी यहाँ पे फिजिक्स में कार्य निकालने में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में ये प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सरफेस वेक्टर, ठीक है, सरफेस एरिया वेक्टर। तो इसके बारे में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग याद रखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने में एक यहाँ भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो हो गया आज का। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।